जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर है उसकी व्याख्या की थी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर इस प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में हम ये पढ़े थे वहां कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो होता क्या है कि इनकी जो चाल है वो अलग अलग होती है, और ये दूसरे माध्यम में जब जाती है अर्थात जब हवा से पानी में जाएगी तो वह अपने रास्ते से मुड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन में इस घटना को पढ़े थे कि ऐसे इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गई है अभिलंब की ओर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। आज हम इस नियम को हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर देखेंगे, क्या इनके सिद्धांत से ये नियम की व्याख्या कैसे होती है। तो देखिए, आप लोग के समय ज्यादा नष्ट न करते हुए मैं फिगर पहले से बना दिया हूं, लेकिन ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ये फिगर जो है बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फिगर कैसे ड्रॉ हुआ है। आइए देखते हैं इस फिगर को। तो देखिए, सबसे पहले हम एक माध्यम जो हवा लिए हैं जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं, नीचे एक माध्यम पानी है जिसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, और जो हमारा विरल माध्यम है ऊपर से P और Q प्रकाश के किरणें आपतित हो रही हैं, जिसे हम हाइगेंस के अनुसार इसे तरंग कहेंगे या तरंगिका बोलेंगे। तो हमारा P और Q दो तरंगे हैं जो कि P तरंग A बिंदु से पानी में प्रवेश कर रही है और Q तरंग D बिंदु से यहाँ पानी में प्रवेश कर रही है। तो देखिए, हवा में जब ये तरंगे होगी तो इनकी चाल अलग होगी, अब ऐसे ही जब पानी में आएगी तो इनकी चाल अलग हो जाएगी, ये अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो मान लिए हैं कि जब हवा में थी ये तरंगे तो इनकी चाल क्या है जी, v1 है। जब हवा में थी तो इनकी चाल v1 है। वही जब ये दोनों तरंगे पानी में प्रवेश कर गई हैं तो इस स्थिति में हम मान लिए हैं इनकी चाल v2 है। जब पानी में आई है तो इनकी चाल v2 है, हवा में v1 पानी में v2। इतना बात समझ गए। अब हमारा क्या था कि यहां से प्रवेश कर रही थी ये तरंग, यहां से ये तरंग प्रवेश कर रही थी, यहां पर मैंने एक अभिलंब डाल दिया ए बिंदु पर, और फिर डी बिंदु पर एक अभिलंब डाल दिया, यहां पर अभिलंब डाल दिए हैं। अब देखिए, जब ये दोनों तरंग हैं और ये हवा में है तो इन तरंगों के कारण हाइगेंस के अनुसार कहीं ना कहीं तरंगाग्र का निर्माण होगा। उस तरंगाग्र को हम A और B द्वारा यहाँ दर्शाए हैं, अर्थात पहले माध्यम में, यानी कहने का मतलब कि विरल माध्यम में, जो हमारा विरल माध्यम है उस माध्यम में हमारा जो तरंगाग्र का निर्माण हुआ है वो AB है, जो कि 90 डिग्री के कोण पर ये होते हैं। और दूसरे माध्यम में जब पानी में आई है, यही तरंग जब पानी में प्रवेश की है तो पानी में प्रवेश करने के बाद दूसरे माध्यम में हमारा जो तरंगाग्र बना है वो क्या है जी, CD है। वो हमारा तरंगाग्र CD है। पहले माध्यम में तरंगाग्र था AB और दूसरे माध्यम में तरंगाग्र है CD। अब देखिए, अब क्या, ये आपतित तरंग और अभिलंब, ये जो बात था हम प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या किए थे वहां भी समझाए हैं, वही बात यहां भी समझना है, सेम टू सेम। उस बात को समझ गए हैं तो इस बात को भी आप
समझ जाएंगे। जैसे वहां समझे थे वैसे यहाँ यदि समझ में आ गया तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहले माध्यम में ये आपतित तरंग और अभिलंब इनके बीच जो बना कोण होगा वो क्या होगा जी? आपतन कोण होगा, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आपतन कोण, जिसे हम किससे सूचित करते हैं? आई से। तो ये आपतित किरण और ये हमारा क्या है? अभिलंब, जिनके बीच बना कोण हमारा आई है। यदि हम बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री है, लंब डाले हैं। यदि इस कोण का मान निकालना चाहें तो हम पूरा में से अर्थात 90 में से इसको घटा दें आई को, तो हमारा ये मान निकल के सामने आ जाता है। यानी 90 माइनस थीटा, यानी हमारा इस कोण का मान आ जाएगा। वैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि इस तरंगाग्र के कारण यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन त्रिभुज? तो ए बी डी, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस त्रिभुज में ये जो कोण होगा, ये कोण ठीक ये यदि आई है तो ये भी कोण हमारा क्या होगा? आई होगा। ये कोण हमारा आई होगा। यहाँ भी ये अभिलंब था 90 डिग्री। अब यदि हम बात करें इस कोण की तो हमारा ये पूरा 90 डिग्री था, तो 90 में से आई को घटा देंगे तो ये कोण का मान हमारा आ जाएगा। तो हमें इतना समझना है कि ये कोण हमारा क्या होगा? आई होगा। तो ये तो रहा हमारा आपतन कोण। अब हम देखेंगे अपवर्तन कोण के लिए। यहाँ आइए इस तरंग के पास, तो ये तरंग यहाँ से यहाँ आई है, फिर यहाँ से ये पानी में प्रवेश की है। तो देखिए ये अपवर्तित तरंग, ये हमारा अपवर्तित तरंग और ये हमारा अभिलंब, इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारा क्या होता है? आर। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है क्या होता है? आर। यानी अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण हमारा ये आर हो जाएगा। यदि हम बात करें, ये तो 90 डिग्री का था पूरा, यदि हम इस कोण की बात करें तो हम क्या लिखेंगे जी? 90 माइनस आर, तो हमारा ये कोण आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इस तरंगाग्र के कारण, कौन? सीडी तरंगाग्र, जो दूसरे माध्यम में है, तो इस तरंगाग्र के कारण ये त्रिभुज एक बन रहा है एडीसी। और एडीसी में यदि हम इस कोण को लेते हैं तो यही जो कि यहाँ आर है वही आर हमारा यहाँ हो जाएगा। अर्थात ये कोण जितना का है उतना का ये कोण हो जाएगा। अब हमारा ये पूरा था 90 डिग्री, ये पूरा कितना था? 90 डिग्री। यदि इस कोण का मान निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं 90 माइनस आर। तो यदि ये कोण का मान हमारे पास आर आ गया और इस कोण का मान हमारे पास कितना आ गया? आई आ गया, तो बस खेल खत्म, अब कुछ नहीं समझना है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये निकल गया, ये निकल गया। अब देखिए एक बात और, इस बात को ध्यान देना है कि पी जो तरंग है, पी तरंग ये पहले ही इस बिंदु पर आकर ये माध्यम में चली गई है, और जो क्यू तरंग है वो अभी यहाँ बी बिंदु तक है, और कुछ समय बाद वो क्या होती है कि यहाँ पर आती है। तो इस तरंग को बी से डी तक आने में, इस क्यू तरंग को बी से डी तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इस तरंग को, पहले वाले तरंग को यानी पी तरंग को ए से सी तक जाने में लगेगा। ए से सी तक जाने में जितना समय लगाती है ये पी तरंग, उतना ही ये क्यू तरंग बी से डी तक आने में लगाती है। कहने का मतलब कि ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, दोनों माध्यमों की जो दूरी है ये एक ही समय में, अर्थात ये भी टी समय में और ये भी टी समय में कवर होती है। तो निकालेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दूरी है वो कितनी है। तो आइए इन दूरी को हम निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को याद होगा कि दूरी बराबर हमारा फार्मूला होता है चाल गुणे क्या होता है जी? समय। चाल गुणे समय फार्मूला होता है, दूरी बराबर हमारा चाल गुणे समय। तो हम इस दूरी को और इस दूरी को निकालेंगे। इस बात को मान लेंगे कि माना कि ए से सी तक
और बी से डी तक तरंग को जाने में टी समय लगता है। ए से सी तक और बी से डी तक जाने में तरंग को कितना समय लगता है? टी समय। तो यहाँ मान लेते हैं, आइए माना कि तरंग को बी से डी तक तथा कहाँ से? ए से सी तक जाने में टी समय लगता है। टी समय लगता है, ये मान लिए। तो इस दूरी को निकालेंगे, BD बराबर, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये देखिए, पहले माध्यम में तरंग की चाल हमारा v1 है और दूसरे माध्यम में तरंग की चाल हमारा क्या है? v2। इस माध्यम में v1 है और इस माध्यम में v2 है। तो ये पहले माध्यम की बात हो रही है, तो ये पहले माध्यम में है चाल हमारा v1, तो BD बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो चाल हमारा है कितना? v1 और समय क्या है? t। मान लिए हैं यहाँ। फिर निकालेंगे AC, लिख लेंगे पुनः AC दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी हमारा? v2t। ये बात समझ में आया? ये दूरी निकाल ली। अब आइए देखते हैं, अब हम एक बार इस त्रिभुज में sin I निकालेंगे और इस त्रिभुज में sin R निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो था नियम वो सिद्ध हो जाएगा। आइए हम पहले इस त्रिभुज में चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में sin I इक्वल टू इस कोण के लिए sin थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P/H। तो हमारा P क्या रहेगा? BD बटा H यानी हमारा AD। ये रहेगा हमारा समीकरण 1। ये रहेगा हमारा समीकरण 1। अब आइए पुनः नीचे वाला त्रिभुज में चलेंगे, ADC में। त्रिभुज ADC में क्या होगा? sin R इक्वल टू P/H। तो हमारा P ये रहेगा, H ये, तो AC बटा AD। ये रहेगा समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को भाग दे देना है। लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भाग दे दीजिए। 1 ये है और 2 हमारा ये है, तो हो जाएगा sin I बटे sin R इक्वल टू, इसका मान है BD बटे AD, इन सबके बट्टा में है AC बटे AD। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, BD बटे AD गुणे AD बटे AC। ये AD से AD कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा sin I बटे sin R इक्वल टू क्या होगा जी? BD बटे क्या? AC। BD और AC का मान हम निकालेंगे यहाँ। देखिए BD और AC, BD बराबर V1T है और AC बराबर V2T है। इस मान को हम यहाँ रखेंगे। तो देखिए इस मान को रखते हैं तो क्या होता है? sin I बटे sin R इक्वल टू BD का मान है हमारा क्या जी? V1T
बटे इसका मान है v2t, और ये t से t कैंसिल यानी बच जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू v1 बटे v2, v1 बटे v2। आइए v1 बटे v2 क्या है? तो v1 पहले माध्यम में चाल था तरंग का और v2 दूसरे माध्यम में चाल था तरंग का। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। अब इस बात को हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इजकल टू ये म्यू, ये v1 बटे जो v2 है, v1 बटे v2, v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये जो मान होता है ये नियत, पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो नियत, और ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी वो भी नियत। जब एक नियत को नियत से भाग देते हैं तो वो भी मान जो हमारा आता है वो भी क्या होता है? नियत होता है। आइए म्यू के मान नियत होता है, इस बात को हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियत या नियतांक, नियतांक। और यही ना हमारा था प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या जी? नियतांक। और इस नियम को हम स्नेल के नियम कहते हैं, स्नेल का नियम, यही है हमारा स्नेल का नियम। साइन आई बटे साइन आर को ही हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का मदद हो सके, और चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग के प्यार से हमारा चैनल बहुत ही जल्द ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरी भी मिलेगा। जहां तक हम लोग सोचे भी नहीं थे वहां तक अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप लोगों के प्यार से हम लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।